हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है महिला जाति और सुधार। ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान जिन्होंने लिया है और जिनके पास इतिहास है। तो इतिहास का ये चैप्टर जो है महिला जाति और सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में करेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा और दोनों ही माध्यम में आपको समझाया भी जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने आपके लिए जो है ये MCQ के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए, विचार करना चाहिए और शेयर करना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या आया है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर महिला जाति और सुधार, कक्षा 8वीं इतिहास के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के जो अध्याय है महिला जाति और सुधार काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आपके हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि हर बात को आपको समझाई जाएगी और यहाँ पर MCQ जो रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि NCERT पे आधारित है, यानी देखा जाए तो न्यू NCERT पे आधारित है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और साथ में ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के अंतर्गत महत्वपूर्ण रहेंगे। जो बच्चे कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो चैप्टर जो है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ क्या आया है। हमारा क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि उस महत्वपूर्ण महिला व्यक्तित्व का नाम बताइए जिन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना करते हुए स्त्री पुरुष तुलनात्मक नामक पुस्तक लिखी और प्रकाशित की। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है, उस महिला का नाम बताना है, उनके व्यक्तित्व का नाम बताना है जिन्होंने महिला और पुरुषों के बीच मतभेद की आलोचना करते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, स्त्री पुरुष तुलनात्मक नामक पुस्तक लिखी थी और प्रकाशित की थी। वो व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नेम द इम्पोर्टेंट वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हु राइट और पब्लिश अ बुक स्त्री पुरुष तुलनात्मक क्रिटिलाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन टू मैन एंड वुमेन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझने वाला है कि उस महत्वपूर्ण महिला व्यक्तित्व के नाम बताइए जिन्होंने पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेद की आलोचना करते हुए स्त्री पुरुष तुलनात्मक नामक पुस्तक लिखी थी और प्रकाशित की थी। तो देखा जाए दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे जो थे एक समाज सुधारक थे और इन्होंने जो है समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इनका मानना था कि समाज में महिलाओं को और स्त्रियों को जो है सामान्य अधिकार मिले और सामान्य अधिकार के साथ जो दोनों जो है जीवन यापन करें। जैसे आपको पता ही है कि साइकिल होते हैं उसके 2 पहिए होते हैं। पुरुष और महिलाएं जो हैं दोनों एक दूसरे के लिए हैं और दोनों का व्यक्तित्व जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इन्होंने समाज सुधारते हुए जो स्त्रियों के साथ मतभेद होती है, जो स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार होता है, उसके प्रति उन्होंने जो है अपना मतभेद और आलोचना प्रकट करते हुए इस पुस्तक का जो है प्रकाशित किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी उस समय और काफ़ी ज़रूरी है। देखा जाए तो आज के समय में सिर्फ महिलाओं को जो है घर में रहने वाला जो है एक वस्तु के रूप में देखा जा रहा है, जो गलत है। महिलाएं जो हैं आज हर जगह जो है अपना दायित्व निभा सकती है। इसलिए जो समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव हो रहा था इसके प्रति जो है ताराबाई शिंदे बहुत काफ़ी चिंतित थी। देखा जाए तो सरोजिनी नायडू, मुमताज़ अली, रमाबाई नायडू सारे के सारे महत्वपूर्ण थे,
लेकिन जो यहाँ पर महिला व्यक्तित्व की तुलना करते हुए और मतभेद करते हुए जिन्होंने पुस्तक लिखी वो ताराबाई शिंदे थे। तो आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है नीचे दिए गए हैं, जो सत्य नहीं है उसे चुनना है आपने। क्वेश्चन समझ में आया कि राजा राम मोहन राय के, आपको बता दूं मैं, राजा राम मोहन राय जो थे सती प्रथा का इन्होंने अंत करवाया था विलियम लाल बैटरी के कह के। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे और इनका संबंध काफ़ी महत्वपूर्णता के साथ थी। तो यही क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके नीचे दिए गए हैं। इनमें से जो है सत्य एक जो है सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है उसको आपको चुनना है और बाकी 3 जो है सही है। ठीक है, तो ये हमसे एग्जामिनर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सही नहीं है उसको आप बताइए कि इसमें सही क्या नहीं है। अ फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द राजा राम मोहन रॉय आर गिवन बिलो। Select the one that is not true. You know that question I repeating again. A few important point with respect to the Raja Ram Mohan Roy are given below. Select the one that is not true. Question is very interesting. Question is very interesting. देखा जाए तो आप ऑप्शन देख सकते हो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि ब्राह्मण समाज के माध्यम से उन्होंने हिंदू समाज में सुधार करने का प्रयास किया। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। राजा राम मोहन राय ने स्थानीय भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित किया और पश्चिम शिक्षा को समाप्त करना चाहते थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन हम एनालाइज अभी नहीं कर सकते हैं। हम आपको ऑप्शन जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की प्रथा कोई मंजूरी नहीं थी। और डी ये कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें भारतीय पुण्य जागरण का पिता भी कहा था। अब ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डी बता रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें भारतीय पुण्य जागरण का पिता कहा, यानी फादर ऑफ रेजोनेंस। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सारे ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण समाज के माध्यम से उन्होंने हिंदू समाज में सुधार करने का प्रयत्न तो किया था, तो इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात सत्य है। लेकिन हमसे असत्य पूछ लिया है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें भारतीय पुण्य जागरण का पिता कहा, ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसने जो है राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुण्य जागरण का पिता कहा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये बात भी सही है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की प्रथा को कोई मंजूरी नहीं थी। बात सही है। राजा राम मोहन राय का जो जीवन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण संघर्षों से गुजर रहा था और उन्होंने विधवाओं के प्रति जो सती प्रथा चलाई गई थी उसके प्रति उन्होंने जोरदार शब्दों में विरोध किया था और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया कि हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की कोई प्रथा नहीं है। तो आज इस प्रथा को क्यों लोग जो है अनुसरण कर रहे हैं और इसका इन्होंने खूब जोर विरोध किया और अंत में इनके प्रयत्नों के कारण सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा में ये होता था, अगर किसी का पति मर जाता था तो उस महिला को जो है जिंदा जो है उसके पति के लाश पर रख के जला दी जाती थी। क्योंकि आपको पता है कि उस समय जो विवाह होती थी वो 10-5 साल की उम्र में ही हो जाती थी। अब इतने उम्र में बाद जो है अगर उसका पति मर जाता था कोई भी कंडीशन से बचपन में ही, तो उस बच्चे को भी जला दिया जाता, उस औरत को भी जला दी जाती थी। तो ये प्रथा हमारे समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और राजा राम मोहन राय ने इस संबंध में अपनी महत्वपूर्ण विचारधारा रखी और विलियम लाल बैटरी के जो है उस समय के गवर्नर थे, उस समय के वैसलाल थे, तो उन्होंने इस पर जो है रोक लगा दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन देखिए बी ऑप्शन कहता है राजा राम मोहन राय ने स्थानीय भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित किया और पश्चिम शिक्षा को समाप्त करना चाहते थे। देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बात जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन असत्य है। क्योंकि राजा राम मोहन राय ने स्थानीय भाषा को अध्ययन को प्रोत्साहित तो किया, लेकिन पश्चिमी शिक्षा को समाप्त नहीं करना चाहते थे। क्योंकि पश्चिमी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा थी जिससे लोगों को पश्चिम के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ और राजा राम मोहन राय ने इसका कोई जो है यहाँ पर
जो है विरोध नहीं किया, समाप्त नहीं किया। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय के विचारधाराओं के अंतर्गत कौन सी बात असत्य है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका सही है। बी जो ऑप्शन है वो असत्य है। तो बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिन्होंने महाराष्ट्र में महिला के उत्थान के लिए काम किया था। देखिए आपको उस महिला का नाम बताना है जो महाराष्ट्र में महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया था। कौन महिला है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। और नेम द सोशल रिफॉर्मर हु इज़ वर्क द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन in a Maharashtra. Question is very interesting. Name the social reformer who is a work for the upliftment of women in Maharashtra. देखा जाए तो ऑप्शन अगर हम नज़र करें, ज्योतिराव फूले यहाँ पर पहला जो है समाज सुधारक के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है रामाबाई रांडे, तीसरा है सैयद अहमद खान और डी एनी बेसेंट। देखा जाए तो आपको मैं बता दूं ये चारों के चारों जो थे समाज सुधारक थे। ठीक है, समाज सुधारक थे और काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया समाज सुधार में। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिन्होंने महाराष्ट्र में महिला के उत्थान के लिए काम किया। तो मैं बता दूं यहाँ पर डी ऑप्शन जो है एनी बेसेंट के बारे में मैंने आपको वीडियो भी बना रखा है, चाहो तो वहाँ देख सकते हो, इनके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकती हो। तो एनी बेसेंट जो थे वो महाराष्ट्र में कार्यरत नहीं थे। तो ये बात यहाँ पर गलत कर देता है क्योंकि एग्जामिनर हमसे महाराष्ट्र में महिलाओं को उत्थान के लिए काम किया यानी महाराष्ट्र में काम करने वाली औरत का नाम पूछ लिया है जो समाज सुधारक थे। सैयद अहमद खान, देखा जाए तो सैयद अहमद खान भी जो है महाराष्ट्र से संबंधित नहीं थे। अहमद खान जो एक मुस्लिम है और ये एक पुरुष है, लेकिन हमसे महिला पूछ लिया गया है। तो ये सी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत चला जाएगा। बी देखा जाए रामाबाई रांडे, देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे, लेकिन हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराष्ट्र में महिला के उत्थान के लिए काम करने वाले। तो ये महिला बेशकली जो थे समाज सुधारक थे लेकिन महाराष्ट्र में कार्यरत नहीं थे। तो ऑप्शन हमारे समक्ष ए बच गया। ज्योतिराव फूले जो थे महाराष्ट्र के थे। ठीक है, ये महिला थे, महाराष्ट्र के थे और इन्होंने जो है समाज सुधारक में स्त्रियों को शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया और इन्हीं कारण से ज्योतिराव फूले का जो है नाम काफ़ी चलता है। इन्होंने औरतों को उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनका जो कार्य उत्कृष्ट था। तो ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हो। ऑप्शन ए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने किस भाषा में कुरान पढ़ना और लिखना सीखा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने किस भाषा में कुरान पढ़ना और लिखना सीखा। देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इन विच अ लैंग्वेज वुमेन ऑफ द aristocratic Muslim household of the North India learn to read and write in the Quran. No, that question is very interesting. In which a language women of the aristocratic Muslim household of the North India learn to be read and write the Quran. तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमें ऑप्शन भी देख लेना चाहिए। ऑप्शन है हमारे समक्ष फारसी, हिंदी, अरबी, अंग्रेजी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उत्तर भारत कुलीन महिला परिवार की महिलाओं ने किस भाषा में कुरान पढ़ना और लिखना सीखा। देखा जाए तो अंग्रेजी में तो उन्होंने लिखा नहीं और नहीं पढ़ना सीखा। सी कहता है अरबी, तो अरबी में देखा जाए तो उन्होंने पढ़ना लिखना दोनों ही सीखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जाएगा कि उत्तर भारत कुलीन मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने कुरान को पढ़ना लिखना जो है अरबी भाषा के अंतर्गत सीखा। तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो।
आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की पहल किस गवर्नर जनरल के अधीन की थी। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की पहल किस गवर्नर जनरल के अधीन की थी। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि हमारे समाज में सती प्रथा जो थी एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। और कुप्रथा ये थी कि अंडर विच इज़ द गवर्नर जनरल द राजा राम मोहन रॉय invited to be a ban sati. You know that question is very interesting. Under which a governor general did a Raja Ram Mohan Roy is initiatives to be the ban of sati. देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, बी कहता है विलियम बेंटिक्स और सी कहता है लॉर्ड डलहौजी, डी कहता है लॉर्ड रिपन। मैं आपको बता दूं कि सती प्रथा जो थी हमारे समाज के लिए कुप्रथा थी, जिसमें जो है जिंदा औरतों को उसके मृत पति के जो है लाश के ऊपर रख के जला दी जाती थी। और ये कहते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा ही किया जाता था और ये गलत थी। यहाँ पर तो आप भी ये प्रश्न उठा सकती हो कि जब महिलाओं को चिता पर जलने का अधिकार था, अगर स्त्री मर जाती थी तो पति को क्यों नहीं जलाया जाता था। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर स्त्री को जला दी जाती थी उसके पति के मृत शरीर पर रख के, तो पत्नी के मृत्यु पे पति को क्यों नहीं जलाया जाता था, जबकि यहाँ पर उल्टा होता था। अगर किसी की पत्नी मर जाती थी तो उसके दूसरे दिन ही उसका शादी कर दी जाती थी, जो बहुत ही कुप्रथा को दर्शाता है। हमारे समाज में औरतों की क्या दशा है इन सब बातों से पता लग जाती है कि जब पत्नी के मृत्यु पर पति जो है दूसरे दिन ही शादी कर लेता है, और जब पति मर जाता है तो पत्नी को जिंदा जला दी जाती है। तो ये कैसी प्रथा है, ये कैसा समाज है। और इसी पर राजा राम मोहन राय जो थे बहुत दुखी थे, क्योंकि ये एक समाज सुधारक थे, ये सिर्फ कोशिश कर सकते थे और इनके कहने पर कोई व्यक्ति तो मानने वाला था नहीं, क्योंकि हमारा समाज हमारा समाज बहुत ही विचित्र है। यहाँ पर इनको अच्छी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती है, गलत बातें बताओ तो इनको बहुत ही आसानी से समझ भी आ जाती है और ये कहते हैं कि आप गलत बात तो आपसे हमने सीख लिया। ये दुनिया का रीति है, अच्छी बातें कोई नहीं सीखता है। जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तो शेयर करने की भावना किसी बच्चों में नहीं जागता है, क्योंकि मुझे पता है शायद अगर आप शेयर कर लोगे तो दूसरे बच्चे भी पढ़ लेंगे, वो भी अच्छा इंसान बन जाएंगे। शायद आपको यही डर है। भाई साहब, डरने से ये काम नहीं चलेगा, ये ज़िंदगी का सफ़र है। कहते हैं कि मुझे अच्छा हो जाने से पूरा दुनिया अच्छा नहीं हो जाएगा, या सिर्फ आपका अच्छा हो जाने से दुनिया अच्छा नहीं होगा। कहते हैं हर एक व्यक्ति को अच्छा बनना है, और जब हर एक व्यक्ति अच्छा बनेगा तो हमारा समाज भी अच्छा बनेगा, हमारा देश भी अच्छा बनेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं रूल रेगुलेशन लगा देने से कुछ नहीं होता है, उस पर चलना भी पड़ता है। मान लीजिए सरकार ने स्वच्छ अभियान चला दिया, हमने मान भी लिया स्वच्छ अभियान चला दिया, सरकार ने 2-3-4 दिन सख्ती की, 5वां दिन लोगों ने माना नहीं, तो देखिए हर जगह कूड़ा करकट जो है फेंका हुआ है। तो वही बात है ना, जब तक आप अमल नहीं कीजिएगा हमारा देश कभी भी जो है उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएगा जहां पर आप लोगों की सोच है। तो क्वेश्चन यही कहता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की पहल किस गवर्नर जनरल के अधीन की थी। तो मैं बता दूं इसका आंसर जो है विलियम बैटरी, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, विलियम बैटरी। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको समझ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष यहाँ पर आया है, क्वेश्चन है कि ई.बी. रामास्वामी नाम से जाने जाते थे। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और शायद ये क्वेश्चन आपको पता भी ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद आपको पता भी ना हो कि ई.बी. रामास्वामी नाम से जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? तो ई.बी. रामास्वामी वाज नोन एज बाय द नेम ऑफ, कौन जाना जाते थे? काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईवीएम रामास्वामी वॉज नोन नाउ बाय द नेम हियर। ऑप्शन है ज्योतिबाई फूले, परियार, विद्यासागर, डी दयानंद सरस्वती। तो देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि ईवी रामास्वामी नाम से कौन जाना जाते थे, यानी किनको जो है निक नेम यहाँ पर ईवी रामास्वामी रखा गया था। तो क्वेश्चन जैसे काफ़ी महत्वपूर्ण है तो आंसर भी यहाँ पर महत्वपूर्ण ही रहने वाला है। इसका ऑप्शन जो है आपका बी है, परियार। परियार जो थे ईवी रामास्वामी के नाम से जाना जाते थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, देखिए क्वेश्चन है, अंबेडकर ने किस काल में 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखा जाए तो ये मंदिर का आंदोलन जो है सदियों पुराना है, क्योंकि शायद आपको पता हो कि पहले जो था अकबरों का समय काल था और अकबर ने और मुस्लिम शासकों ने भारत पर कई सालों तक जो है राज किया। तो जनरल सी बात है, जिसका शासन होता है उसी की चलती है, और जो शासन करता है इस बात को नहीं समझता है कि कहते हैं कि धर्म के प्रति जो है उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो इसी कारण से जो है मंदिर की समस्या हर एक काल में रहेगी, हर एक समय में रहेगी, क्योंकि धर्म के प्रति जो है इंसान को इतना संवेदनशील नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि सबको धर्म को जो है अच्छा समझना चाहिए, सभी धर्मों का पालन करना चाहिए, जो जहाँ है वैसा ही रहने देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इंसानों के मन में एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा होती है। कहते हैं करके तो वो लोग चले जाते हैं, बाद में आने वाला समय में आने वाले जनरेशन को बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है कि अंबेडकर ने किस काल में 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया। देखा जाए तो ये मंदिर आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ड्यूरिंग विच अ पीरियड डिड द अंबेडकर लीड अ 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। ड्यूरिंग विच द पीरियड डिड अंबेडकर लीड टू द 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट। दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। और देखा जाए तो ऑप्शन हम देखें तो ये कहता है कि 1990 से लेकर 1927 के बीच में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया। दूसरा ऑप्शन कहता है कि 1927 से लेकर 1935 के बीच में ये कार्य प्रणाली की गई थी। तीसरा कहता है 1935 से लेकर 1940 के बीच में की गई थी, और डी ऑप्शन बताता है कि 1940 से 1945 के बीच में। देखिए ये समय काल बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इन्हीं समय काल में 2 विश्व युद्ध भी हुए। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आंसर वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो 1927 से 1935 के बीच में की थी। तो ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी, 1927 से 1935 के बीच में, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ जा सकती हो, जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व किया, और इसको जो है सफल बनाने में भी उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष यहाँ आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग व्यापारियों एवं साहूकारों का था। आपको पता होना चाहिए कि हमारे समाज में 4 प्रकार के वर्ग थे। एक था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये सब के अपने अपने कार्य थे, उनके अपने कार्य बटे हुए थे। ब्राह्मण को जो है मुख कहा जाता था, जो यज्ञ और सारे कार्य करते थे। जो क्षत्रिय होते थे वो देश की रक्षा करते थे, और जो वैश्य होते थे वो खेती करते थे, व्यापार करते थे और हर तरह के कार्य करते थे। और जो शूद्र होते थे वो तीनों ही वर्णों की जो है सेवा पानी किया करते थे। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग व्यापारी एवं साहूकार वर्ग के थे। तो काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। अमंग द फॉलोइंग विच अ क्लास
बिलोंग टू द ट्रेड्स एंड मनी लेंडर among the following which a class belong to the traders and money lender। तो ऑप्शन है यार ब्राह्मण, बी शूद्र, सी वैश्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, सबका मैंने एक्सप्लेन किया था कि ब्राह्मण कौन है, ठीक है। ब्राह्मण मुख को कहा जाता है, और जो देखा जाए तो क्षत्रिय जो होता है बाजू को कहते हैं, और वैश्य जो होता है पेट को कहते हैं, और क्षुद्र जो है हम पैरों कहते हैं, यानी चप्पलों कहते हैं, जिसको हमेशा हम बाहर रखते हैं। तो इस वर्ग में जो है हमारा समाज बटा हुआ था। ब्राह्मण जैसे ऑप्शन के अंतर्गत हम देखें तो ब्राह्मण जो है पूजा पाठ के कार्य करते थे। क्षुद्र जो होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जो है सेवा पानी किया करते थे, और वैश्य का काम जो था कृषि करना था, व्यापार करना था, साहूकारी करना था। तो इसका मतलब देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी सही है। ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है, वैश्य। यानी देखा जाए तो वैश्य ही वर्ग जो था वो व्यापारी और साहूकारों का था एवं किसानों का भी था। तो सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है। अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है। मीन, मोनोथेइज्म ऑफ मीन, मोनोथेइज्म ऑफ मीन। तो ऑप्शन है द्वैतवाद का अर्थ होता है कई देवताओं में विश्वास। ऑप्शन बी कहता है कि विधवा पुण्य विवाह। ऑप्शन सी कहता है एक ईश्वर में विश्वास, और डी कहता है बाल विवाह। देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने वाला है कि आखिर द्वैतवाद किसे कहते हैं, द्वैतवाद होता क्या है और आप इसे क्या समझते हैं। तो देखा जाए तो कई ईश्वर में विश्वास। देखिए द्वैतवाद जो है कई ईश्वरों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि कई ईश्वर विश्वास में जो है यहाँ पर नहीं देखा जा सकता है। बी कहता है विधवा पुण्य विवाह। यहाँ दैत्यवाद ईश्वरीय शक्ति से ली गई है, न कि विधवा पुण्य विवाह के अंतर्गत बताई गई है। सी कहता है एक ईश्वर में विश्वास, और डी कहता है बाल विवाह। तो देखा जाए तो बाल विवाह तो यहाँ हो नहीं सकता, जिसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही है कि दैत्यवाद जो होती है एक ईश्वर में विश्वास करने की प्रवृत्ति को जो है व्यक्त करती है। यानी आपका आंसर सी सही है कि दैत्यवाद का अर्थ होता है एक ईश्वर में विश्वास। और ये बात सच्चाई है। हमारे देश में कहते हैं भारत जो है देवताओं का देश माना जाता है, और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ईश्वर हुए सबका एक ही मत था कि ईश्वर एक होते हैं, एक ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। और ये सत्य है। हम कितने ईश्वर को बांटे, यहाँ पर किस ईश्वर को हम सच माने। इसलिए ईश्वर जो है निराकार है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, और ईश्वर हर जगह पे है, हर स्थान पे है। उसको कोई देख नहीं सकता, उसका कोई रूप नहीं है, उसको कोई रूप नहीं दे सकता, उसको कोई रंग नहीं दे सकता। इसलिए जितने भी बड़े बड़े महाभभूति हुए उन्होंने सिर्फ एक ही वचन दिया कि ईश्वर एक है, और ईश्वर एक ईश्वर में विश्वास रखने की बात की गई। और यहीं पर ये क्वेश्चन का आंसर भी है कि द्वैतवाद का अर्थ होता है एक ईश्वर में विश्वास। यानी सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में मौजूद सामाजिक सीढ़ी में सबसे ऊपर वाली जाति का नाम बताइए। प्राचीन भारत में मौजूद सामाजिक सीढ़ी में सबसे ऊपर कौन जाति थी। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन देखा जाए तो नेम ऑफ द अपर मोस्ट कास्ट इन द सोशल लीडर दैट इज इट इन द एसेंट इंडिया। You know that question is very interesting. Name the uppermost caste in the social leader that exist in a ascent India. देखा जाए तो अगर हम ऑप्शनों पर ध्यान दें तो यहाँ ऑप्शन है क्षत्रिय, क्षुद्र, वैश्य
ब्राह्मण। तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि मुख जो होता है वो ब्राह्मण होता है, और बाजू जो होती है वो क्षत्रियों को कहा जाता है, और पेट जो होता है वैश्य होता है, और पैर जो होता है क्षुद्र होता है। तो देखा जाए तो सबसे ऊपर जो है मुख है, और मुख मैंने किसके लिए कहा है? ब्राह्मण के लिए। तो इसका मतलब ब्राह्मण सबसे ऊपर होगा, ब्राह्मण ऊपर होगा। और आपको मैं बता दूं कि पुराने समय में प्राचीन भारतीय काल में ब्राह्मण की बहुत चलती थी। ब्राह्मण जो बोल देता था उसी बात पे लोगों को विश्वास भी करनी पड़ते थे, और बड़े बड़े राजा महाराजा ब्राह्मण के बातों पर ही चलते थे, उन्हीं के बातों का अनुसरण भी करते थे। आपको मैं बता दूं, लुईस सोल्वे जो थे और उनके समय काल में जो विघटन हुआ था, कहीं ना कहीं साधु संत के कहने के कारण ही उनका राज्य ख़त्म हुआ था। और बहुत से उस समय ईसाई धर्म के लोग थे जो पॉप पे विश्वास करते थे और पॉप के बात पे ही चलते थे, और हिटलर के काल समय में भी ऐसा ही हुआ था। इसका मतलब हिंदू धर्म में ब्राह्मण की बातों का सबसे उच्च बात मानी जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत में मौजूद सामाजिक सीढ़ियों में सबसे ऊपर वाली जाति जो थी ब्राह्मण ही थी। यानी आपका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि उस व्यक्ति के नाम बताइए जिसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया। यानी उस व्यक्ति के नाम बताइए जिसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया। तो देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। द नेम द पर्सन हु इज़ अ फाउंडर द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। नेम द पर्सन हु इज़ अ फाउंडर द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। यू नो दैट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, समझने वाली बात है यहाँ पर। अगर हम ऑप्शनों की बात करें, ऑप्शनों पर नज़र डालें, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बन सकता है। देखा जाए तो ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकता है। पहला है मैडम ब्लेवात्स्की और कर्नल, दूसरा है बी सरोजिनी नायडू, तीसरा है रामाबाई रानडे, और चौथा है राजा राम मोहन राय। तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझने वाला है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। तो देखिए क्वेश्चन ही घुमाने वाला नहीं है। जिन बच्चों को पता होगा वो डायरेक्ट आंसर देंगे, और जिनको नहीं पता होगा वो डायरेक्ट आंसर देने में सक्षम नहीं होंगे, वो तुक्का ही लगाएंगे। कोई राजा राम मोहन राय को बताएगा, कोई रमाबाई रानडे को बताएगा, कोई सरोजिनी नायडू को बताएगा, कोई मैडम जो है ब्लेवात्स्की और कर्नल को बताएगा। तो मैं बता दूँ इसका आंसर जो है ए, मैडम ब्लेवात्स्की और कर्नल, यानी ए ऑप्शन इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन पे साथ आप जा सकते हो। कि देखा जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो था मैडम ब्लेवात्स्की और कर्नल ने किया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है स्वाभिमान आंदोलन के विचार का समर्थन किसने किया। देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्वाभिमान आंदोलन के विचार का समर्थन किसने किया था। हु इज सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। हु सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सेल्फ रिस्पेक्टेड मूवमेंट। ऑप्शन है ए मुमताज़ अली, बी है राजा राम मोहन राय, सी है पेरियार, और डी है पंडित रमाबाई। तो देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी महत्व रखेगा। तो देखा जाए स्वाभिमान आंदोलन के विचार का समर्थन किसने किया। देखिए स्वाभिमान एक अलग होता है और एक समाज सुधारण अलग होता है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन को न घुमा के, क्वेश्चन को न उल्टा पुल्टा करके, इसका आंसर भी जो है यहाँ पर आएगा सी, परियार वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपना सारा जीवन जो है स्वाभिमान आंदोलन के विचारधारा के समर्थन में लगाया, और उनका मानना था कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है किसी इंसान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप किसी
कि नौकर बन के नहीं जी सकती। कहते हैं स्वाभिमान अपनी जगह पे है, कहते हैं कार्य अपनी जगह पर है, स्वाभिमान अपनी जगह पे है। इंसान के लिए जिस प्रकार एक औरत के लिए उसका इज्जत महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार हर एक व्यक्ति के लिए उसका स्वाभिमान महत्वपूर्ण होता है। तो हम स्वाभिमान अपनी खो नहीं सकती। कहते हैं स्वाभिमान काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें परिहार ने स्वाभिमान आंदोलन के विचार का समर्थन किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही है, और सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि विधवा पुण्य विवाह के विचार की वकालत किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विधवा पुण्य विवाह के विचार की वकालत किसने की थी। देखा जाए तो ये भी समाज सुधारक आंदोलन थे और काफ़ी महत्वपूर्ण थे। द आइडिया ऑफ विडो रीमैरिज वाज एडवोकेट बाय, द आइडिया ऑफ विडो रीमैरिज वाज एडवोकेट बाय। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ऑप्शन देखिए, दयानंद सरस्वती, बी है ज्योतिराव फूले, सी है परियार, और डी है पंडिता रमाबाई। ये चारों ऑप्शन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये चारों ऑप्शन देखा जाए तो समाज सुधारक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सबका अपना अपना उद्देश्य थे। ज्योतिराव फूले के जो थे आपको पता ही है, जो है शिक्षा का जो है उत्थान करना था, और इन्होंने महाराष्ट्र में अपना कार्य जो है सफलता से हासिल की। परियार जो थे एक तरह का देखा जाए तो स्वाभिमानी आंदोलन का नेतृत्व करते थे, और पंडित रमाबाई जो थी महत्वपूर्ण एक समाज सुधारक थे। दयानंद सरस्वती जो थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और इन्होंने विधवा पुण्य विवाह के विचार का वकालत किया। उनका मानना था कि जो विधवा हो जाते हैं उनके भी जीवन जीने का अधिकार है, वो अपने जीवन में सब कुछ नहीं पा लिए हैं। और आपको बता दूं कि पुराने समय में जो शादी होती थी, विवाह होती थी, वो बहुत कम उम्र में होती थी, और इतने कम उम्र में अगर उसका पति मर जाता था तो उसको सती कर दी जाती थी। तो ये इसके लिए दयानंद सरस्वती ने इस बात को समर्थन नहीं करते थे, और उनका विचार था कि जो विधवा हो गई है उनको भी जीवन जीने का अधिकार है, और अपना जीवन दोबारा शुरू करने का पुण्य अधिकार है। इसलिए दयानंद सरस्वती ने विधवा पुण्य विवाह का जो विचार सभी के समक्ष रखा, और इनकी बातों को बहुत से जनमानस ने समर्थन भी दिया। तो देखा जाए तो ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन समझ में आया। सत्य शोधक समाज संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। द सत्य शोधक समाज एसोसिएशन वाज द फाउंडेड बाय। द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। द सत्य शोधक समाज एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। यू नो दैट यहाँ पर जो ऑप्शन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुमताज़ अली, परियार, या सी ज्योतिराव फूले, या डी बी आर अम्बेडकर। सत्य शोधक समाज संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, क्या आपको पता है। मुझे विश्वास है कि आपको भी पता होगा, और जिन बच्चों को पता है वो मुझे कमेंट करके बता सकते थे कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर पता है। ठीक है, देखा जाए तो जिन बच्चों को पता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है ज्योतिराव फूले। यानी सत्य शोधक समाज संघ की स्थापना ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया था, जो कि एक समाज सुधारक के रूप में जानते हैं, और इन्होंने शिक्षा के प्रति जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही है। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिराव फूले, सी ऑप्शन सही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि महिला उत्थान के लिए अनेक समर्थकों ने उन्हें 1856 का विधवा पुण्य विवाह अधिनियम पारित कराया। यह किसका उल्लेख किया जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया कि महिला उत्थान के लिए उनके समर्थन ने उन्हें 1856 का विधवा पुण्य विवाह अधिनियम पारित कराया गया। यह ये किसके लिए बात बताई जा रही है, कौन है जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और महिला के जो है पुण्य विवाह के लिए उन्होंने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और ये घटना जो घटी थी
और 1856 में घटी थी। तो कौन थे वो जिन्होंने विधवा पुण्य विवाह अधिनियम पारित करवाया था? His support for the woman upliftment made in his past is the Widow Remarriage Act of 1856, who is began referred to her. You know that question is very interesting. His support for the woman upliftment made his past the Widow Remarriage Act of 1856, who is being referred to her. यहाँ देखा जाए तो ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, बी है वकीम चंद चटर्जी, सी है ईश्वर चंद विद्यासागर और डी है दादा भाई नौरोजी। तो महिला उत्थान के लिए बहुत से लोगों ने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन हमें यहाँ पर एक समय काल दे दी गई है कि 1856 का विधवा पुण्य विवाह अधिनियम पारित किसने करवाया था। तो देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन जो है केशव चंद्र सेन नहीं है। क्योंकि केशव चंद्र सेन ने नहीं करवाया था, इस केशव चंद्र के लिए ये वाक्य सही नहीं है। उन्होंने बेशक ही समाज सुधार का आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बट ये जो है इनके लिए सही नहीं है। तो बी कहता है बंकिम चंद्र चटर्जी, नहीं, ये भी आंसर सही नहीं है। सी कहता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हाँ यही आंसर सही है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है। क्वेश्चन है वह महत्वपूर्ण सुधारक कौन था जिसने महिला शिक्षा के लिए तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पूर्ण व्याख्या की। क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वह महत्वपूर्ण सुधारक कौन था जिसने महिला शिक्षा के लिए तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पूर्ण व्याख्या की। देखा जाए तो मैंने एक बात हमेशा आपको कही है कि सभी धर्मों में अच्छी बातें ही लिखी गई है, कहीं भी गलत बातों का अनुसरण नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी ना जाने हम किस बात की जो है एक दूसरे पर अपनी ठिकरा तोड़ते रहते हैं, ये गलत है। मैं हमेशा कहा हूँ कि सभी धर्म महत्वपूर्ण है, सभी धर्मों को हमें इज्जत सम्मान करना चाहिए। और देखा जाए तो देखिए ये क्वेश्चन भी यही बात बोल रहा है। और क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द इम्पोर्टेंट रिफॉर्मर हु इज अ reprinted is a verses from the Quran to be argue for the woman education. You know that question is very interesting. ऑप्शन देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए मुमताज़ अली, बी एनी बेसेंट, सी रक्षा सुंदरी देवी, डी सरोजनी नायडू। तो देखा जाए तो वह महत्वपूर्ण सुधारक कौन था जिसने महिला शिक्षा के लिए तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुण्य व्याख्या की। तो देखा जाए तो इसका आंसर है ए मुमताज़ अली। मुमताज़ अली वो महिला थे जिन्होंने समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है और इन्होंने औरतों की शिक्षा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्होंने इसके लिए कुरान के आयतों की पुण्य व्याख्या भी की। तो आप ए ऑप्शन मुमताज़ अली के साथ जा सकते हो, ए ऑप्शन आपका सही है, मुमताज़ अली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि इसी वर्ष विधवा पुण्य विवाह अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर और साफ है कि किस वर्ष विधवा पुण्य विवाह अधिनियम पारित किया गया था। द विडो रिमैरेज एक्ट वाज पास इन द ईयर। यू नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। विडो रिमैरेज एक्ट वाज पास इन द ईयर। देखा जाए तो ऑप्शन है 1826, बी कहता है 1856, सी कहता है 1876 और डी कहता है 1886।
तो यहाँ पर देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है विधवा पुण्य विवाह अधिनियम पारित किया था, और ये समय काल जो थी 1856 थी। तो देखा जाए तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। बी ऑप्शन 1856 सही है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि कूली जहाज क्या है। कूली जहाज क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कूली जहाज क्या है। देखा जाए तो इस क्वेश्चन की महत्ता को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और इसके ऑप्शनों को भी जानना काफ़ी महत्व रखेगा। ऑप्शन है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर सामान उठाने वाले थे ये, या बी एक जहाज़ जो कई भारतीय को जो है मॉरिशस ले गया था वो था, या कुलियों का एक संघ था, या उपयुक्त इसमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन यहाँ पर समझना जरूरी है, क्वेश्चन समझना जरूरी है कि कुली जहाज क्या था। कुली जहाज क्या था? रेलवे प्लेटफॉर्म पर सामान उठाने वाले तो थे नहीं। रेलवे पर प्लेटफॉर्म पर सामान उठाने वाले कुली जहाज नहीं थे, क्योंकि जहाज नाम यहाँ पर बोला जा रहा है। कुली जहाज तो रेलवे की तो बात यहाँ आएगी नहीं, और कुलियों का संग तो होगा नहीं। तो एक जहाज़ जो कई भारतीयों को मॉरिशस ले गया था उसे कहा गया है। कुली जहाज़ जो था एक जहाज़ था जो कई भारतीयों को मॉरिशस ले गया था, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय, तो प्रार्थना समाज फाउंडेड बाय ऑप्शन है HLB डेरोजियो, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है RG भंडारकर, डी है राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर क्वेश्चन की महत्वपूर्णता को समझना जरूरी है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है RG भंडारकर है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। RG भंडारकर ने प्रार्थना समाज की स्थापना की और इनके महत्वपूर्ण प्रयासों से जो है प्रार्थना समाज काफ़ी आगे भी बढ़ा। तो सी ऑप्शन आपका सही है, RG भंडारकर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है किस सुधार आंदोलन की स्थापना HLB ने की थी। अब देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस सुधार आंदोलन की स्थापना HLB ने की थी। तो ये क्वेश्चन की अपनी एक महानता है, समझना बहुत ज़रूरी है। देखा जाए तो क्वेश्चन है विच ऑफ द रिफॉर्मर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय द HLB डेरोजियो। You know that question is very interesting. Which of the reformer movement was founded by HLB डेरोजियो? तो क्वेश्चन ऑप्शन है युवा बंगाल, ब्राह्मण समाज, वेद समाज, डी अलीगढ़ आंदोलन। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका आंसर जो है युवा बंगाल, यानी HLB जो है युवा बंगाल के समाज सुधार आंदोलन की स्थापना किया था, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन है कि पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोले। अब देखिए क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है कि पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोली। जिस समय
लड़कियों को पढ़ाई नहीं जाती थी, उस समय स्कूल खोलना एक बहुत बड़ा समाज को जो है चुनौती देने के समान था, और इन्होंने करके दिखाया। वो कौन थे और इनका कितना महत्वपूर्ण स्थान था? हु स्टार्ट द स्कूल फॉर द मुस्लिम गर्ल इन पटना एंड कोलकाता? हु स्टार्टेड द स्कूल फॉर अ मुस्लिम गर्ल इन पटना एंड कोलकाता? देखा जाए तो ऑप्शन है मुमताज़ अली, बेगम रुकैया, सखावत हुसैन, सैयद अहमद खान, और डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझना यहाँ पर ज़रूरी है। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि पटना और कलकत्ता में कि मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल किसने खोले। मैंने कहा कि उस समय लड़कियों को पढ़ने में हर क्षेत्र में वर्जित की जा रही थी, और मुस्लिम धर्म की लड़कियों को तो और भी, क्योंकि ये कहा जाता था कि शब्द जो होते हैं अश्लील होते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए। ये उस समय की सोच विचार थे, लेकिन फिर भी उस समय जो है समाज को चुनौती देते हुए पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोलना जो है एक ही व्यक्ति के हाथ में था। वो थे बेगम रुकैया सखावत हुसैन, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। पटना कोलकाता में जो है बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले, जो उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन है कि सबसे पहले उर्दू उपन्यास यहीं से लिखे जाने लगे थे। आखिर ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सबसे पहले उर्दू उपन्यास यहीं से लिखे जाने लगे थे। कहाँ से? द फर्स्ट उर्दू नोवेल began to be written from. The first Urdu novel began to written from the option 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, बी कहता है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, सी कहता है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, डी कहता है 19वीं सदी के अंत में। देखा जाए तो सबसे पहले उर्दू उपन्यास कहाँ से लिखना शुरू की गई थी? देखिए 16वीं सदी हो, 17वीं सदी हो, 18वीं सदी हो, तो 16वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी में तो उर्दू नहीं इतना उपन्यास लिखी जाती थी। लेकिन देखा जाए तो उपन्यास का जो है शुभ आरंभ 19वीं सदी में की गई थी। देखा जाए तो उर्दू उपन्यास का जो लेखन कार्य थी वो 19वीं सदी में की गई थी, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या महत्वपूर्णता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के संबंध में अछूतों से संबंधित कथनों की सूची नीचे दी गई है, जो सत्य नहीं है उसे इंगित करें। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत के संबंध में अछूतों से, अछूता मतलब होता है अनटचबिलिटी, टचबिलिटी की बात की जा रही है, अनटचबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, टचबिलिटी, अछूतो यानी जिससे समाज को उससे दूर रखा जाता था, से संबंधित कथनों की सूची दी गई है। आपको बताना है इनमें से कौन सी बातें जो है गलत है, यानी सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन है विद द रिस्पेक्ट टू बी असेंट इंडिया, a list of statements related to the untouchable are given below. Point out the one of that not a true. You know that question is very interesting. Question is very interesting. With respect to the Saint India, list of statements related to the untouchable is given below. Point out the one of the not true. अगर हम यहाँ पर ऑप्शनों पर ध्यान दें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ऑप्शन है उन्हें ऊंची जातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। ये बात तो सत्य थी कि अछूते लोगों को ऊंची जातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी।
बी कहता है कि उन्हें निरंतर इंसान नहीं माना जाता था। ये बात भी सही है कि उन्हें निरंतर जो है हर तरह की प्रताड़ना दी जाती थी। सी कहते हैं कि उन्हें उन तालाबों में स्नान करने की अनुमति नहीं थी जहाँ ऊंची जातियों के लोग स्नान करते थे। तो ये भी ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और डी कहता है कि उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। देखा जाए तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी ज़रूरी भी है, लेकिन आपको उस बात को ढूंढना है जो सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है क्या है, एनालाइज कीजिए। देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन्हें उच्च जाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। ये बात तो सत्य था। उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति भी नहीं थी। ये बात भी सत्य है। उन्हें उन तालाबों में स्नान करने की अनुमति नहीं थी जहाँ उच्च जाति के स्नान लोग करते थे। लेकिन उन्हें निरंतर इंसान नहीं माना जाता था। ये बात गलत है। बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन्होंने एक पुराने बौद्ध धर्म का अनुवाद किया जो जाति की आलोचना भी करता था, वो कौन थे? उन्होंने एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था, यानी उन्होंने बुद्ध धर्म का जो है ग्रंथ का अनुवाद किया था जो जाति की आलोचना करते थे। वो कौन थे? क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने वाला है कि हु ट्रांसलेट ऑन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज अ क्रिटिकल ऑफ कास्ट। हु ट्रांसलेट ऑन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज अ क्रिटिकल ऑफ कास्ट। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके आंसरों को भी समझना काफ़ी ज़रूरी है। ऑप्शन है पंडित रमाबाई, बी कहता है ताराबाई शिंदे, सी कहता है राजा राम मोहन राय, डी ज्योतिराव फूले। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखा जाए तो बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद जो यहाँ पर किया था वो थे राजा राम मोहन राय। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। और ये जाति की भी आलोचना करते थे। जो जाति प्रथा हमारे समाज में थी, जो सती प्रथा थी, उनको भी आलोचना किया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आप राजा राम मोहन राय के साथ जा सकते हो। सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला और अंतिम क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि बाहरी समाज के अनुयायियों ने 1867 में मुंबई में एक और शुरुआत की। इस समाज का नाम बताइए जिसने बाल विवाह और विधवाओं के पुण्य विवाह जैसी सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आपको उस संस्था का नाम बताना है जो बाल विवाह और विधवाओं के पुण्य विवाह और सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो कौन सोसाइटी थी? तो क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण समाज के अनुयायियों ने 1867 में मुंबई में एक और शुरुआत की। बारह समाज के स्थापक ने, तो उस समाज स्थापक का नाम उन्होंने क्या दिया? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली है कि फॉलोवर ऑफ ब्रह्म समाज स्टार्टेड टू द अनदर वन इज मुंबई इन 1867 नेम द समाज दैट fought against the social custom like a child marriage and remarriage of with them. You know that question is very interesting. The follower of Brahme Samaj started to the another one in Mumbai in 1867. Name this Samaj that fought against the social custom like a child marriage and a remarriage of widow. तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन ने ये कार्य किया, बी कहता है थियोसोफिकल सोसाइटी ने किया, सी कहता है प्रार्थना समाज ने किया और डी कहता है आर्य समाज ने। तो यहाँ पर सारे समाज महत्वपूर्ण है, सबने समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि ब्राह्मण समाज के अनुयायियों ने, फॉलोवर्स ने मुंबई में एक और शुरुआत की बाल विवाह के प्रति और विधवा पुण्य विवाह जैसे सामाजिक कृतियों के लिए। तो वो थी प्रार्थना समाज, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। प्रार्थना समाज ने सारे कार्य किया और मुंबई में किया 1867
67 में किया। तो देखा जाए तो सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन के साथ जा सकती हो। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप भी त्रिपान स्टडी सेंटर को चाहते हो, उसे लाइक करते हो, तो ये वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर का एक ही उद्देश्य है, ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँचे और सभी बच्चे जो है इसको देखें, समझें और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करें। क्योंकि जब तक अपना आप स्वार्थ नहीं त्यागिएगा, जब तक दूसरे बच्चे नहीं देखेंगे, तब तक समाज का सुधार नहीं हो सकता है। कहते हैं हम स्वयं ही सब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है, सबका योगदान जरूरी है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन भी आपको ये सारी बातें समाज सुधारक के रूप में भी था। तो अगर आपको समाज सुधारना है तो ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचाना है, क्योंकि इसमें शिक्षा के साथ समझ की बात भी की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और इसके लिए आपको प्रचार नहीं करना है और न ही किसी बच्चे के पास जाना है। सिर्फ थोड़ा सा तकलीफ़ उठाना है कि जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो आप, वहाँ पर आपको शेयर का बटन भी नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पर शेयर दबाइए और डायरेक्ट चला जाएगा आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो व्हाट्सएप का ऑप्शन चुनिए और व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा दीजिए। जो भी बच्चे आपकी कक्षा में होंगे उसका कॉन्टैक्ट आप में होगा, ये मुझे विश्वास है, और ये वीडियो उन तक बहुत ही आसानी से पहुँच जाएगा। जिनको समझ में आएगा वो देखेंगे, जिनको समझ में नहीं आएगा वो लीव कर जाएंगे। लेकिन एक बात आपके दिल में रहेगा कि आपने अच्छे कार्य किया है, इसमें कोई आपको जो है गलत नहीं कहेगा। तो अपना आप कार्य कीजिए। कहते हैं स्टेटस तो सभी लगाते हैं, कहते हैं दिल टूटा हुआ स्टेटस लगाते हैं, कोई प्यार वाला स्टेटस लगाते हैं, लेकिन पढ़ने वाला स्टेटस कोई कम ही लगाते हैं। तो आप ये कार्य करके देखिए, सब आपको अच्छे ही कहेंगे और आपको धन्यवाद भी करेंगे। तो ये कार्य करना मत भूलिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको तो पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर अब 6वीं से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है और सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए सोचिए नहीं, त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।